मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला सुमरो है। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल क्लिफ्टन में माहिर अमराज क़ल्ब और हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट हूँ। ये जो अक्टूबर का महीना है, ये पूरा महीना कैंसर के मरीज़ों के लिए आगाही का महीना है और बिलखुसूसन ब्रेस्ट कैंसर, जो जितने भी तमाम कैंसर्स हैं उन सब में पहले नंबर पर ब्रेस्ट कैंसर जो है वो आम है। और माहिर अमराज क़ल्ब के नाते ये बहुत कम अवेयरनेस है कि कैंसर के मरीज़ों का अमराज क़ल्ब से क्या वास्ता है। लेकिन ये आज की बात नहीं है, ये कोई 1960 से इस्टाब्लिश हो चुका है कि जो कैंसर के इलाज के लिए अद्वियात हैं, उनके जो क़ल्ब पर मनफी असरात हैं और जिसमें सर फ़हरिस्त जो है वो कैंसर थेरापी इंड्यूस कार्डियोमायोपैथी या हार्ट फेलियर जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। तो इस सिलसिले में इस महीने में मैंने भी अपना हिस्सा जो है अमराज क़ल्ब के हवाले से कोई 5 केसेस जो हैं वो 5 वीडियोस के फॉर्म में जो है वो रिकॉर्ड किए हैं और ये आखिरी वीडियो है, 5वां केस है। और केसेस दिखाने का मकसद ये है कि ये जो कार्डियो ऑन्कोलॉजिकल सिंड्रोम्स या केसेस हैं या कैंसर से रूबे सेहत होने वाले मरीज़ों में जो अमराज क़ल्ब की वबा बरपा हुई है, उसके सिलसिले में अवाम उन्नास में एक शऊर और आगाही क्रिएट की जाए, क्योंकि बहुत सारे मरीज़ कैंसर से तो रिकवर होके और क्योर हो जाते हैं, लेकिन अमराज क़ल्ब की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं। तो ये जो आखिरी केस है, ये कोई 50 साला ख़ातून थी और जिनको कोई हाई ब्लड प्रेशर या शुगर की बीमारी नहीं थी और इनका एक ही बेटा था और जिसकी उम्र 22 साल लेडी हो चुकी थी। और इसको जो कैंसर हुआ तो उसकी कैंसर की इब्तिदा जो है वो इस तरह से कुछ शुरू हुई कि उनको टांगों की जो शरियानी वेंस होती हैं, डीप वेंस होती हैं, उनमें बार बार थ्रोम्बोसिस हो जाता था, जिसको डीप वेनस थ्रोम्बोसिस कहते हैं। उसके वैसे तो बहुत सारे काजेज़ हैं, लेकिन जब इनको बार बार डीप वेनस थ्रोम्बोसिस होने लगा तो डॉक्टर्स को शक हुआ, क्योंकि कुछ मरीज़ों में, कैंसर के मरीज़ों में उनकी जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होती है, उनको दूसरे कैंसर के कोई अलामात नहीं होते हैं, लेकिन ये टांगों में स्वेलिंग के साथ रिकरेंट डीप वेनस थ्रोम्बोसिस डीवीटी होता है और फिर डॉक्टर्स को शक होता है और डॉक्टर जब तशख़ीस करते हैं तो पता चलता है कि एक्चुअली इनको कैंसर की बीमारी है और उस कैंसर की बीमारी की वजह से इनको बार बार डीवीटी हो रही है। तो इनको भी जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि इनको यूट्राइन लियोमायोसार्कोमा था। ये जो लियोमायोसार्कोमा का कैंसर है, ये बहुत रेयर है और ख़वातीन में कॉमन है 50 साल और उसके बाद की उम्र में। और इसका अनफॉर्चुनेटली इलाज, क्योंकि बहुत सारे कैंसर में इलाज से मरीज़ क्योर हो जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो लियोमायोसार्कोमा का कैंसर है ये इनक्योरेबल, इसमें रिमिशन तो होती है, मरीज़ रिकवर हो जाते हैं लेकिन फिर दोबारा हो जाता है। लेकिन बदकिस्मती से इस मरीज़ को जब देखा तो उस वक्त तक उनको ऑलरेडी मेटास्टेसाइज, यानी ये जो कैंसर था ये ऑलरेडी उसके बॉडी में फैल चुका था, हो चुका था। तो लिहाजा
जो ऑन्कोलॉजी के डॉक्टर्स थे, कैंसर के माहिरीन ने उनको कीमोथेरापी पर रखा। ये 2018 में इनको कीमोथेरापी मिली और 2018 के एंड में इनको फिर 2018 में जब इनको कीमोथेरापी शुरू की गई थी तो इनका जो इकोकार्डियोग्राम किया गया तो उस वक्त इनका हार्ट का फंक्शन नॉर्मल था, यानी 55% था। और उसके बाद जब मार्च 2019 में इनको सांस की शिकायत हुई, हार्ट फेलियर के अलामात हुए, तो जब इकोकार्डियोग्राम किया गया तो पता चला कि इनका हार्ट का फंक्शन 55% से गिर के 20 से 25% तक हो गया था। और इनका सिर्फ लेफ़्ट हार्ट इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन राइट हार्ट भी इनकी उसका भी फंक्शन कम हो गया था और उनका एक वाल्व लीक होके और पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी डेवलप हो चुका था। तो ये जो पेशेंट थी इनका हार्ट अभी इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, क्योंकि हार्ट की साइज़ इनकी नॉर्मल थी, लेकिन सिस्टोलिक डिसफंक्शन जो था वो काफ़ी सीवियर था। तो इससे पहले जैसे मैंने बताया था कि ये जो छोटे दिल वाले हार्ट होते हैं और सीवियर डिसफंक्शन, इसको नॉन डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। ये थोड़ा सा डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी यानी बड़े दिल वाले हार्ट फेलियर के मरीज़ों से थोड़ा सा मुख्तलिफ होते हैं। और तो मैंने जब इनको देखा कार्डियो ऑन्कोलॉजिकल क्लिनिक में तो उस वक्त इनका प्रोबीएनपी भी बढ़ा हुआ था, ट्रोपोनिन भी ज़्यादा था और रिकरेंट डीवीटी की वजह से इनका सीपीके भी जो है वो बढ़ा हुआ था। और चुनाचे इनको हार्ट फेलियर के सिम्टम्स कन्वेंशनल मेडिसिन से इतनी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हो रही थी। तो मैंने फिर डिसाइड किया, although मुझे पता था, क्योंकि जैसे मैं ज़िक्र कर चुका हूँ कि ये एक ऐसे किस्म का कैंसर इसको कहेंगे कि जिसमें जैसे मैंने कहा था कि कल्ब और कैंसरोलॉजी जो है उसमें जो है वो इसका मिसाल मैंने दिया था कि सांप भी मरे और लाठी भी बचे। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये एक तो कैंसर की बीमारी से भी क्योर नहीं हुई और इनका कल भी जो है वो बुरी तरह से मुतासर हो गया। तो दोनों चीज़ें जो हैं वो, तो ये डॉक्टर्स के लिए, दोनों कैंसर के माहिरीन और अमराज़ कल्ब के माहिरीन के लिए एक चैलेंजिंग केस था। लेकिन चुनाचे उनको हार्ट फेलियर के सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा बादर कर रहे थे और जिसकी वजह से बार बार उनको अस्पताल में दाखिल होने की नौबत आ रही थी। तो फिर मैंने ये इनको एक नई दवा हमारे यहाँ हार्ट फेलियर की दुनिया में शुरू हुई थी सेक्यूबिट्रिल-वल्सारेटन के नाम से। तो मैंने सोचा क्यों न इसको इस दवा का ट्रायल दिया जाए और देखें कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनको 2019 में ही मैंने सेक्यूबिट्रिल-वल्सारेटन 50 मिलीग्राम से शुरू किया और उसको मॉनिटर करते करते और 2 महीने के अंदर जो है ये फिर टारगेट डोज यानी 200 मिलीग्राम BID तक पहुंचने में कामयाब हो गई। और टारगेट डोज ये एक हार्ट फेलियर के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें जितने भी गाइडलाइन डायरेक्टेड मेडिकेशंस हैं उनकी रिकमेंडेशन है, क्योंकि जब तक टारगेट डोज पर नहीं पहुंचते तो तब तक ये जो हार्ट फेलियर की मेडिकेशंस हैं उनमें जो मॉर्टेलिटी बेनिफिट या अस्पताल में बार बार अस्पताल में दाखिल होने की जो नौबत आती है वो फिर टारगेट डोज पर पहुंचने के बाद ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इनका आज टारगेट डोज पर पहुंच के ये फ़ायदा हुआ कि
बार बार जो अस्पताल में दाखिल होने और जो हार्ट फेलियर के थोड़ी सी हलचल से इनको फंक्शनल क्लास और 3 के 4 के अलामात हो रहे थे, तो वो फंक्शनल क्लास 2 में जो है वो पहुंच गई। जारी रखें। अच्छा, तो उसके बाद फिर 6 महीने के बाद इनका इकोकार्डियोग्राम हमने रिपीट किया, और क्योंकि ये जो सेक्यूबिटल वालसारटन वाले पेशेंट या जो टारगेट डोज हार्ट फेलियर मेडिकेशन के जो टारगेट डोज पर पहुंचते हैं, तो फिर हार्ट फेलियर फिजिशियंस की ख्वाहिश होती है कि देखा जाए कि इनका जो हार्ट का फंक्शन है वो इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और तो इसलिए हम दवाओं के टारगेट डोज पर पहुंचने के बाद हर 3 महीने, पहले 3 महीने 6 महीने, इनको हमने 6 महीने के बाद जब इको रिपीट किया तो उस वक्त तक इनका हार्ट का फंक्शन जो है वो इतना ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुआ था, यानी इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो वही 20 और 25% तक था, लेकिन क्लिनिकली चुना चाहिए इम्प्रूव हो गई थी, तो फिर हमने उनकी दवाओं को उसी तरह से जारी रखा। अलबत्ता ये 2-3 दफ़ा इस दौरान जो है वो अस्पताल में दाखिल ज़रूर हुई, लेकिन वो हार्ट फेलियर की वजह से दाखिल नहीं हुई, और वो फिर कैंसर की, क्योंकि कैंसर की बीमारी जो है वो उससे वो क्योर नहीं हुई थी, तो अब भी उनको बार बार डीवीटी की वजह से वो अस्पताल में दाखिल होने की नौबत आ रही थी। तो ये कोई 5वां केस मुकम्मल करने के बाद अब हम इन 5 केसेस को थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं कि ये जो मक्का हार्ट फेलियर रजिस्ट्री थी, इसमें कोई हमने 993 हार्ट फेलियर के पेशेंट्स रजिस्टर किए, और उनमें से ये जो कार्डियो ऑन्कोलॉजी की क्लिनिक हमने रजिस्टर किए, और ये 5 जो है वो 5 कॉकटेल ऑफ ऑन कार्डियो ऑन्कोलॉजी का, जो इनमें से सबसे लर्निंग वाले जो केसेस थे उनको मैंने चुन के आपके सामने जो है वो डिस्कस करने का फ़ैसला किया। तो इनमें से जो पहला केस था वो एक ऐसा केस था कि उनको अक्यूट यानी कि कीमोथेरापी मुकम्मल होने से पहले ही उनको कार्डियोजेनिक शॉक में चली गई और उसका प्रोबीएनपी 68,000 पर पहुंच गया। तो ये एक ऐसा केस था कि जिसको टाइगर हार्ट फेलियर यानी मैलिग्नेंट हार्ट फेलियर, जिसमें इसका हार्ट साइज़ भी छोटा था और लेकिन इनकी का हार्ट का फंक्शन इतना ज़्यादा लो हो गया था कि जिसकी वजह से जो है वो कार्डियोजेनिक शॉक में जाने के बाद इलाज के बावजूद ये रुबा सेहत न हो सकी, और उसी अस्पताल इंडेक्स हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान 9 दिन के अंदर इनका इंतकाल हो गया। दूसरा जो पेशेंट था वो 55 इयर्स का पेशेंट था और उनको हॉजकिंस लिम्फोमा था, और जो पहला वाला पेशेंट था उनको अक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया था। ये कोई टोटल 5 केसेस थे, इनमें से एक जो है वो मेल था और बाकी 4 जो हैं वो फीमेल थी। और ये देखा गया है कि कार्डियोटॉक्सिसिटी जो है वो ख़वातीन में जो कैंसर वाली ख़वातीन हैं उनमें उनका रेशो जो है वो थोड़ा ज़्यादा है। ये रिलेटिवली सारे जितने भी ये 5 केसेस हैं ये यंग पेशेंट्स थे, और ये जो है वो 55 ईयर्स का था, और ये इनको जो कैंसर हॉजकिंस लिम्फोमा हुआ वो 2000 में हुआ था, और 2000 में इनको जो है वो कीमोथेरापी शुरू हुई थी और रेडियोथेरापी, और उसके बाद 2003 और 4 में ही इनको पता चला कि इनको कीमोथेरापी इंड्यूस कार्डियोमायोपैथी हो गई है। लेकिन ये आस्ता आस्ता चलते चलते दवाओं से कोई, जब मैंने इनको देखा है तो उनको कोई 2019 में जो है वो उनको देखा है, और उस वक्त तक वो एडवांस हार्ट फेलियर में जा चुका था। और एडवांस हार्ट फेलियर का मकसद ये है कि उनको जो हार्ट फेलियर की कन्वेंशनल मेडिकेशंस होती हैं वो असर नहीं करती। तो ये जो हमारे पेशेंट थे इनका
चुनांचे उस ज़माने में एडवांस हार्ट फेलियर के इलाज की फैसिलिटीज़ बहुत कम थी, क्योंकि जो एडवांस हार्ट फेलियर में जाते हैं इनका हाथी की तरह दिल बड़ा हो जाता है, और तो इसलिए इनको अमेरिका भेजा गया था और वहाँ एडवांस हार्ट फेलियर थेरेपी के लिए इनको एवाल्यूएट करके और फिर इनको CRTD एक डिवाइस होता है, कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन, और ICD इम्प्लांट किया जाता है। तो वो CRTD इनको इम्प्लांट किया गया और कुछ अर्से तक वो फिर बेहतर रहे। लेकिन चुनांचे ये एडवांस हार्ट फेलियर के पेशेंट्स जो हैं ये प्रोग्रेस करते रहते हैं, और फिर ये प्रोग्रेस हुए, इनको सीवियर माइट्रल रिगर्जिटेशन हुआ, और उसके लिए फिर एक नई टेक्नोलॉजी सऊदी अरब में इंट्रोड्यूस हुई है और अभी भी है। तो वहाँ पर फिर उनको माइट्रल वाइल रिगर्जिटेशंस को इम्प्रूव करने के लिए माइट्रल वाइल क्लिप जो है वो उनको इम्प्लांट की गई, जिससे थोड़ा बहुत उनका माइट्रल रिगर्जिटेशन इम्प्रूव हुआ, लेकिन उनके सिम्टम्स जो है वो अभी भी इतने ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव नहीं हुए। तो लिहाजा फिर उनको हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए रेफ़र किया गया। तीसरा जो केस था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसमें ये था कि उनकी वो भी एक्यूट हार्ट फेलियर के साथ ही दाखिल हुई, लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग ये था कि इनको शुरुआत में ही, क्योंकि जो ज़्यादातर कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनका कीमोथेरेपी से पहले इकोकार्डियोग्राम यानी एलवी फंक्शन नॉर्मल होता है, लेकिन ये जो खातून थी, यंग खातून थी, और उनको कोई ऐसे रिस्क फैक्टर्स भी नहीं थे, लेकिन जब इन्होंने कार्डियोजेनिक शॉक के साथ अस्पताल में प्रेजेंट हुई तो इनका हार्ट का फंक्शन पहले से ही 20-25% यानी कम था। लेकिन इसमें माहिरीन कैंसर और कल्ब दोनों को एक खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि उन्होंने डट के दोनों चीज़ों का मुकाबला किया। अलबत्ता जो ज़्यादा कार्डियोटॉक्सिक कैंसर की दवाएं हैं उनका इंतखाब नहीं किया गया, लेकिन उनके कैंसर का कीमोथेरेपी से इलाज करने के बाद उनका जो हार्ट का फंक्शन था मेरिकुलसली वो इम्प्रूव हो गया, और बल्कि ख़राब होने की बजाय वो इम्प्रूव हो गया। और अल्टीमेटली आस्ता आस्ता जब उनका हार्ट का फिर हार्ट फेलियर का इलाज जो है जब इनका शुरू किया गया, तो हार्ट फेलियर और उसके इलाज के साथ कीमोथेरेपी के बाद इनका हार्ट का फंक्शन बिल्कुल ही नॉर्मल हो गया, यानी 20% से इम्प्रूव होके 55% पर जो है वो पहुंच गया। तो ऐसे मरीज़ों को फिर मैंने कहा एक घोड़े का निशान दिया कि ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि टाइगर और एलिफेंट वाले तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन ये जो है वो एक ही केस था जिसको मैंने घोड़े का निशान दिया कि ये इम्प्रूव हो गया पेशेंट। जो चौथी खातून थी उनको लेट कार्डियोटॉक्सिसिटी हुई, और हामला होने के बाद जो है वो उसमें ये भी एक इंटरेस्टिंग था कि इसमें एक मैसेज यही था कि वो ख़वातीन जो हमल से पहले जवानी में कैंसर का इलाज कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी ले चुकी हैं, तो ऐसे मरीज़ों को हामला बनने से पहले माहिरीन इमराज़ कल्ब से अपना रुजू करना चाहिए, ताकि अगर जो कैंसर के पुराने इलाज के जो कल्ब पर मनफी असरात हैं वो हामला होने से अगर बढ़ते हैं और वो नमूदार होते हैं तो उनको फौरी तौर पर कंट्रोल किया जाए। आखिरी जो ये पेशेंट था वो उसकी ये था कि उसको कैंसर की इलाज की थेरेपी के दौरान ही सब एक्यूट जिसको कहते हैं उनको जो है वो, लेकिन उसमें ये था कि उनका कैंसर भी क्योर नहीं हुआ और सीवियर कार्डियोटॉक्सिसिटी भी हुई। तो ये जो पांचों ही इंटरेस्टिंग केसेस थे, ये मेरे ख्याल में कैंसर के इस अक्टूबर के महीने की अवेयरनेस के हवाले से एक मुनफरद हैसियत रखते हैं। और ये इसमें जो है वो स्लाइड में
मैंने शो किया है कि चुनाचे कैंसर के इलाज में इनकलाबी तब्दीलियों की वजह से ये जो कैंसर सर्वाइवर्स हैं इनका तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि इस वक्त जो है वो अमेरिका में सिर्फ जो है वो 24 मिलियन तक पहुंच चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि जितने ये कैंसर सर्वाइवल की तादाद बढ़ती जा रही है, अब माहिरीन कल्ब और माहिरीन कैंसर को एक परेशानी हो रही है कि इनमें अब कार्डियोटॉक्सिसिटी यानी हार्ट पर इसके जो मनफी असरात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और ज़्यादा केसेस जो है वो देखे जा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ अभी भी इन चीज़ों की अवेयरनेस इतनी नहीं है, तो इसलिए जब माहिरीन कल्ब के पास मरीज़ आते हैं तो बहुत सारे मरीज़ निगलेक्ट हो जाते हैं। चुनाचे ज़्यादातर मरीज़ जो हैं वो पुराना उन्होंने कैंसर का इलाज लिया होता है, तो वो या तो रिकॉर्ड गुम कर देते हैं या वो भूल जाते हैं कि उनको कैंसर का क्या हुआ था, किस तरह से। तो ऐसे मरीज़ जो हैं वो उनमें जो है वो एक डॉक्टर्स के लिए प्रॉब्लम होता है। तो ये जो जिनको कार्डियोटॉक्सिसिटी या कैंसर थेरापी इंड्यूस कार्डियोटॉक्सिसिटी होती है, तो उसकी तशख़ीस के लिए शुरुआत में अगर ये कैंसर के इलाज के बाद कार्डियो ऑन्कोलॉजी की क्लिनिक में फॉलो करते हैं, तो हम इनको शुरुआत में बेसलाइन सिर्फ ट्रोपोनिन और प्रो BNP करते हैं और हर साल जो है वो उससे उनको मॉनिटर करते हैं, या फिर इनको ईको जो है वो बेसलाइन ईको। अब जो है वो 3 चीज़ें जो है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो एडवांसमेंट हुई है। एक तो 3D ईको है और दूसरा जो है वो GLS ग्लोबल लॉन्गिट्यूडनल ईको मायोकार्डियल स्ट्रेन इनको कहते हैं। ये हमारे मुल्क में भी अवेलेबल है और इनका फ़ायदा ये है कि जो आम ईको है 2D ईको जो हम करते हैं, ये हार्ट फंक्शन जब इनका डिटोरिएट होता है तो तब जो है हम उससे अलर्ट होते हैं। लेकिन ये पहले से बता देते हैं कि इन मरीज़ों में हार्ट फंक्शन जो ईको में आता है उसके इम्पेयर होने से पहले ही उनसे पता चल जाता है कि इनको कैंसर की दवाओं के जो कल्ब पर मनफी असरात हैं उनके असरात जो हैं उसमें से पता चल जाता है। कार्डियक MRI भी एक नया टूल है जिससे हम मायोकार्डियल फाइब्रोसिस खास करके या रिवर्सिबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी का पता कर सकते हैं। और आखिर में जो है वो एंडोमायोकार्डियल बायोप्सी जो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये गोल्ड स्टैंडर्ड है और उससे बहुत सारी कार्डियोमायोपैथीज़ कि ये पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी है या वायरल कार्डियोमायोपैथी है या इस्कीमिक कार्डियोमायोपैथी है या कीमोथेरापी इंड्यूस कार्डियोमायोपैथी है, तो उससे काफ़ी हद तक इन चीज़ों की हेल्प मिलती है। और इसका एंडोमायोकार्डियल बायोप्सी की ब्यूटी ये है कि बहुत सारे पेशेंट्स में अभी हार्ट का फंक्शन जो है वो नॉर्मल होता है, ईको पर जो है उसका पता नहीं चलता है, लेकिन एंडोमायोकार्डियल बायोप्सी जो है वो पहले से हमें अलर्ट कर देती है कि इस मरीज़ में जो कैंसर की थेरापी की जो मनफी असरात हैं वो आना शुरू हो गए, तो पहले से उसमें पता चल जाता है। इलाज के लिहाज से इनकी डिपेंड करता है कि हार्ट फेलियर की शिद्दत क्या है और इनको जो दवाएं मिली हैं, दवाएं किस किस्म की मिली हैं, इनको कीमोथेरापी सिर्फ मिली है या रेडियोथेरापी मिली है या दोनों इलाज जो हैं वो इसके हुए हैं। और रेडियोथेरापी अगर मिली है तो रेडियोथेरापी का डोज क्या मिला है। और कीमोथेरापी या रेडियोथेरापी के मनफी असरात में फ़र्क ये है कि कीमोथेरापी वाले यूजुअली जो है वो अर्ली स्टेज में 1 साल के अंदर या इलाज के दौरान ही पता चल जाता है, लेकिन रेडियोथेरापी में एक्यूट जो इफ़ेक्ट्स हैं वो कम होते हैं, लेकिन कई सालों के बाद 10-10, 20-20, 30-30 सालों के बाद जो है वो उनमें यूजुअली वेल्स मुतासर होते हैं या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या फिर पेरिकार्डियल के प्रॉब्लम जो है वो उनमें आना शुरू हो जाते हैं।
तो डिपेंड करता है कि हार्ट का फंक्शन जो है वो अगर, क्योंकि यूजुअली मैंने जितने भी केसेस अपनी कार्डियो ऑन्कोलॉजी क्लिनिक में देखे तो उनको फुल फ्लेज हार्ट फेलियर के सिम्टम्स थे, तो चुनाचे उनको हार्ट फेलियर के सिम्टम्स थे, तो ये स्टेज सी और स्टेज डी वाले हार्ट फेलियर के पेशेंट्स थे। तो स्टेज सी और डी, स्टेज डी वाले जो एडवांस हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं उनको एडवांस हार्ट फेलियर थेरापी की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आखिर में मैं एक चीज़ आपके इल्म में लाना चाह रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जितने भी बड़े बड़े अस्पताल और एकेडमिक इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर एडवांस हार्ट फेलियर के मरीज़ों की तशख़ीस और इलाज यानी एलवेड और हार्ट ट्रांसप्लांट की फैसिलिटीज़ नहीं है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि ऐसे मरीज़ों को जो स्टेज सी में हैं उन स्टेज सी में ही ऐसे मरीज़ों को प्रॉपर तरीके से इलाज किया जाए और जो गाइडलाइन डायरेक्टेड मेडिकेशंस हैं तो उनको टारगेट डोज पर पहुंच के और उनको मॉनिटर किया जाए ताकि कम से कम मरीज़ जो हैं वो एडवांस हार्ट फेलियर में जाएं, क्योंकि हमारे पास एडवांस हार्ट फेलियर थेरापी की फैसिलिटीज़ नहीं है। तो लिहाजा ये जो कार्डियो ऑन्कोलॉजी एक सब्जेक्ट है, एक न्यू एक स्पेशलिटी है, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ इसकी अवेयरनेस इतनी बहुत कम है। ये आखिरी स्लाइड है जिसमें मैंने अपनी तरफ एक्सपीरियंस के हवाले से ये एक मॉडल बनाया है कि जो भी अस्पताल अगर कार्डियो ऑन्कोलॉजी की क्लिनिक या कार्डियो ऑन्कोलॉजी प्रोग्राम इस्टाब्लिश करना चाहें तो उस सिलसिले में अल्तमश हॉस्पिटल के प्लेटफॉर्म से हम उनके लिए मददगार साबित हो के उनकी रहनुमाई कर सकते हैं।